नमस्कार। मैं ना आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। और इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, बल्कि ये सोच बदलने का एक नजरिया ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है दो पिताओं की कहानी से। एक है पुअर डैड, जो रॉबर्ट के अपने पिता थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर। जी। और दूसरे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो एक बिजनेसमैन थे। और पैसों को लेकर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल जुदा। पुअर डैड का मंत्र था, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी करो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं शायद। हाँ, ज्यादातर। जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। और यहीं से मतलब किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो निकलता है। कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए खटते हैं। हाँ, और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। वो अपने पैसे को एक तरह से अपना कर्मचारी बना लेते हैं। अच्छा, तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी सबक क्या मानते हैं आप इस किताब का? मेरे ख्याल से जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझना। संपत्ति और दायित्व। जी। आसान भाषा में कहें तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। पैसा लाती है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है। और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार की ईएमआई हो गई या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अच्छा, तो कियोसाकी का मंत्र यही है कि अमीर एसेट्स खरीदते हैं। बिल्कुल। अमीर एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और कई बार उन्हें एसेट समझ लेते हैं। जैसे वो कार वाला उदाहरण आपने दिया था पहले। मान लीजिए 50 लाख की कार। हाँ हाँ, वो देखने में तो बहुत बड़ा एसेट लगता है ना, 50 लाख की चीज है। हाँ, शान की बात भी है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, उसकी ईएमआई देनी है, बीमा है, मेंटेनेंस का खर्चा है। वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो लायबिलिटी हुई। ठीक है। वहीं अगर आपने 50 लाख का फ्लैट लेकर किराए पर चढ़ा दिया और उससे हर महीने किराया आ रहा है, तो वो पैसा ला रहा है। हाँ, तो वो एसेट बन गया। यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। और शायद यहीं पे वो बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, है ना? वित्तीय साक्षरता। किताब इस पे बहुत जोर देती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज हमें अच्छी नौकरी करना तो सिखा देते हैं। हाँ, प्रोफेशनल स्किल्स। जी। लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, निवेश क्या होता है, अकाउंटिंग की बेसिक समझ, ये सब नहीं सिखाते। तो ये हमें खुद सीखना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी वित्तीय निरक्षरता के कारण ही लोग, जैसा मैंने कहा, लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं, सही फैसले नहीं ले पाते। किताब में टैक्स के बारे में भी एक दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, वो कॉर्पोरेशंस वाला। हाँ, कि कैसे अमीर लोग कंपनियां या कॉरपोरेशन बनाकर कानूनी तौर पर टैक्स बचाते हैं या कम देते हैं। जी, नियमों का फायदा उठाते हैं। जबकि जो सैलरी पर निर्भर हैं, नौकरी पेशा लोग, उनका टैक्स सीधा सीधा कट जाता है। हाँ, ये एक अहम पहलू है जिस पर किताब ध्यान दिलाती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इसकी कुछ आलोचनाओं पर भी बात करें, क्योंकि किताब बहुत प्रभावशाली रही है, पर कुछ बातें हैं जो शायद आज उतनी सटीक ना हो। या जिन पर सवाल उठे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे एक आलोचना ये है कि कियोसाकी रियल एस्टेट पर थोड़ा ज्यादा ही फोकस करते हैं। अच्छा। जबकि आज के जमाने में निवेश के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, अब तो डिजिटल एसेट्स भी आ गए हैं। हाँ, क्रिप्टो वगैरह। जी, तो सिर्फ रियल एस्टेट ही सब कुछ नहीं है। दूसरी बात, किताब नौकरियों को थोड़ा कह सकते हैं नकारात्मक ढंग से पेश करती है। हाँ, जैसे वो रैट रेस वाली बात। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता या कर सकता है। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन में, अपनी नौकरी में बहुत खुश और सफल हैं। ये भी सही बात है। और शायद एक और पहलू कि ये पैसे पर इतना जोर देती है कि जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजें, जैसे मानसिक शांति, रिश्ते। हाँ, बिल्कुल, वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। जिंदगी सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं है ना? सेहत है, परिवार है, सुकून है। तो ये आलोचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि किताब के सिद्धांतों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, उसे अपने हिसाब से देखना जरूरी है। तो अगर हम समेटें तो रिच डैड पुअर डैड असल में हमारी जो पारंपरिक सोच है पैसे को लेकर, उसको चैलेंज करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये एसेट बनाने पर जोर देती है ताकि लोग सिर्फ सैलरी के जाल में या वो रैट रेस में फंसे ना रहें। जी। इसे एक तरह से शुरुआती गाइड मानना चाहिए, एक दिशा दिखाने वाली किताब, लेकिन इसे अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। हाँ। इसके जो सिद्धांत हैं उन्हें अपनी माली हालत, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनके मुताबिक ढालना जरूरी है।
और ये याद रखना कि पैसा एक साधन है। बिल्कुल। साधन है, मंजिल नहीं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी। ये किताब तो करीब 25 साल पहले आई थी। आज की जो इतनी तेज डिजिटल दुनिया है, अर्थव्यवस्था इतनी बदल गई है, तो इसके जो मूल सिद्धांत हैं संपत्ति बनाने के, वो आज कितने प्रासंगिक हैं? खासकर जब हम इसकी आलोचनाओं को भी ध्यान में रखें। उन्हें आज के दौर में कैसे देखा या अपनाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।